नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन ने अपने आसपास इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके आसपास के देशों के साथ ही थोड़ा संबंध सुधारने की कोशिश किए और चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच जो भारत की कूटनीति रही है इतने बेहतर तरीके से आगे बढ़ी है, जिसके बाद ड्रैगन को जो पहले की रणनीति थी, जिस रणनीति पे वो पहले काम करता रहा था, उससे पीछे हटना पड़ रहा है। वो बैकफुट पे आ गया है और आज स्थिति ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे चीन की सेना चली गई है और अभी सीमा पर तनाव बरकरार है और वार्ता का दौर चल रहा है। लेकिन फिर भी जो चीन की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि चीन अब बैकफुट पे आ चुका है और धीरे धीरे एक सम्मानजनक रास्ता तलाश कर रहा है, ताकि कम से कम उसको ये न लगे कि आसपास के देश जिस पर वो धौंस जमाने की कोशिश करता है वो उनको कमज़ोर मानने लगे। और यही कारण है कि चीन अभी धीरे धीरे पीछे हटने की रणनीति पे काम कर रहा है। ये एक सामान्य बात नहीं थी। इसके लिए पूरी कूटनीतिक जो तैयारी की गई थी, उसी का आधार है कि चीन आखिरकार पीछे हट गया और उसका पूरा घमंड चूर चूर हो गया है। ऐसी स्थिति पहले भी आई थी, लेकिन पहले की सरकार जो थी, उन्होंने उस समय ऐसी चीज़ों के बारे में, इस स्ट्रेटजी के बारे में सोचा ही नहीं। 1962 के युद्ध के समय में भी चीन जो मजबूती स्थिति पर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसके पीछे भी भारत की स्ट्रेटजिक फेल्यूर थी और उसमें प्रधानमंत्री जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो अपनी रणनीति थी उसकी विफलता मानी जा रही थी। क्योंकि उस समय में भी प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो चीज़ें लिखी गई है और उनके आसपास के लोगों ने, सैन्य सलाहकारों ने जो बातें बाद में लिखी, उससे स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि उस समय पंडित नेहरू को ये लग रहा था कि चीन अकेले खड़ा नहीं है, चीन के साथ रूस का भी उसके ऊपर हाथ है। जबकि रूस और भारत के संबंध उस समय बहुत ही बेहतर थे, अच्छी स्थिति में भारत और रूस के संबंध थे और प्रधानमंत्री जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बार बार रूस को अपना आदर्श बताते थे। लेकिन उस समय भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि चीन और रूस के साथ संबंध बेहतर नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चीन और रूस वामपंथी स्टेट तो है, दोनों वामपंथी देश है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच दरार उस समय भी बहुत बढ़ गई थी और आज भी ऐसी ही स्थिति है। लेकिन आज लीडरशिप बदल चुका है, स्ट्रेटजी बदल चुकी है और यही कारण है कि चीन को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। सारी महाशक्तियां जो है वो भारत के साथ खड़ी है और वो भारत के साथ जब खड़े हुए तो उसके बाद चीन को बैकफुट पर आना ही पड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, अगर इसको एक एक करके देखें तो पता चलेगा कि भारत ने इस 2 महीने में किस तरह चीन को पटकनी दी है। सबसे पहले जब कोरोना का संक्रमण चल रहा था तो उसी समय भारत ने स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी कि इस बीच एशिया में अब चीन को किसी न किसी तरह से मात देना है। भारत ने चुपचाप इस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया और जो चीन और जापान के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाया। चीन और जापान के बीच बहुत समय पहले से ही पूर्वी चीन सागर में कुछ द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है और इसके लिए चीन ने बार बार जापान को धमकी भी दी थी और जापान इस बात को समझता था। वो जापान मौके की तलाश कर रहा था और मौका संक्रमण का जो कोरोना का संक्रमण हुआ, उस समय जापान को ये मौका मिला और उसने अपनी कंपनियों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की, ताकि चीन से बाहर निकलकर ये कंपनियां धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो। जापान ने इस समय भी, जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, तो किसी न किसी तरह से भारत के समर्थन किया है और उसी तरह से पास में बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया, कभी भी जो दक्षिण चीन सागर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का चाइना के साथ हमेशा से विवाद रहा है और वहाँ पर इन्हीं तीनों के साथ खड़ा अमेरिका भी भारत की तरफ हमेशा नज़र गड़ाए बैठा रहता है कि दक्षिण चीन सागर में जो चीन है
जो पूरी तरह से अपने को उस वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश पर रहता है, उसको कहीं न कहीं से ऐसी स्थिति में लाएं ताकि वहाँ पर नेविगेशन सारे देशों के लिए खुल जाए और सबका उस पर बराबर का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वहाँ पर नेविगेशन हो। और इसके लिए ये बहुत बेहतर मौका था और जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ और भारत के सहयोग में कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चीन को लताड़ लगाई। और अमेरिका की तरफ से जब चीन को धमकी दी जाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सख्त हैं और किसी तरह से सामान्य तरीके से भी या असामान्य स्थिति में भी किसी भी तरह से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो चीन की हेकड़ी निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि चीन का हमेशा से पॉलिसी रहा है, हमेशा चीन यही करता है कि अपने आसपास के देशों पे धौंस जमाने की कोशिश करता रहता है। 1962 में भी वो धौंस जमाने के लिए ही, भारत को कमज़ोर साबित करने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था। और उसके बाद जब 1962 के युद्ध से भारत निकला तो भारत अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर समझने लगा और उसी का आधार था, उसी का कारण था वही जिसके कारण कांग्रेस के लीडरशिप जो थे वो चीन से दबते रहे। बल्कि पाकिस्तान के साथ ये स्थिति नहीं रही। 1948 हो या फिर 65 हो या फिर 71 हो, हर समय पाकिस्तान को कमज़ोर समझते रहे और इसीलिए पाकिस्तान के प्रति सख्त रहा। लेकिन चीन के प्रति जो कांग्रेसियों के अंदर का डर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरा था और वो डर उसी समय से जो पैदा हुआ वो बाद में भी कांग्रेस के लीडरशिप में वो डर बना रहा। और यही कारण था कि चीन बार बार, चाहे सिक्किम में हो या फिर लद्दाख के सेक्टर में हो, मतलब एलएसी के पास से लेके तिब्बत के क्षेत्र में भी, अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश में लगा रहा और हर बार भारत के ऊपर दबाव डालता था। लेकिन वो डर की मानसिकता अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरने की उस मानसिकता से बाहर निकल चुके हैं और जिस भी तरह से चीन अगर हमारे सामने आता है उसके ही शब्दों में उसको जवाब देने के लिए तैयार है। जब चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने किसी भी स्तर पर इसको मुद्दा नहीं बनाया। भारत ने ये नहीं कहा हंगामा करके कि चीन की सक्रियता बढ़ रही है, चीन की सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने फिर से वही राग अलापा और राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि चीन जो एलएसी के ऊपर दबाव बना रहा है उसको सबको बताना चाहिए, उस पर सरकार अपना स्टेटमेंट जारी करे। लेकिन भारत ने बिल्कुल संयमित तरीके से इसको लिया और किसी तरह से डर का प्रदर्शन नहीं किया। एक मजबूती के साथ जितने सैनिक चीन ने अपने आसपास लगाए उससे भी ज़्यादा सैनिक एलएसी के पास भेज दिया। यहाँ तक कि टैंक और फाइटर विमान भी भारत की सीमा के पास नज़र आए और वहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया। और इसके अलावा भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा दिया चीन को, वो था भारत के सेना प्रमुख को एलएसी के पास भेजना, लद्दाख भेजना। और जब लद्दाख जाके उन्होंने कमांडरों के साथ बैठक की तो चीन के पसीने छूटने लगे। उसे लगने लगा या तो फिर अब आर पार की लड़ाई होगी या फिर डोकलाम की तरह हमें पीछे हटना पड़ेगा। ये सैन्य तैयारी थी और सैन्य तैयारी के साथ साथ भारत ने इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को पीछे धकेल दिया और उसके लिए सबसे पहले चीन के पड़ोसियों के साथ बातचीत शुरू हुई। चीन के पड़ोसियों से, यानी चीन के साथ कई देशों के सीमा विवाद हैं और सीमा विवाद के साथ साथ चीन कुछ ऐसी हरकतें हमेशा करते रहता है जिसके उसके आसपास के देश उससे परेशान रहते हैं। ये मेकांग नदी के पानी को लेकर भी चीन का विवाद चल रहा है, लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से, और उसको भी भारत ने पकड़ा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश शुरू हुई। उन देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके साथ साथ चीन का जो इंटरनल मामला है जिसको लेकर चीन बहुत सचेत रहता है। चीन को हमेशा ये लगता है कि कभी भी कोई देश उसके ताइवान या हांगकांग को लेकर प्रश्न न उठाए, लेकिन भारत ने ऐसा ही किया। एक तो हांगकांग में जो डेमोक्रेसी के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है उसमें बैकडोर से भारत की एंट्री हुई और अमेरिका ने हांगकांग के साथ जो विशेष व्यापार का समझौता रहता है, विशेष दर्जा हांगकांग को दी जाती है, उस पर अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसमें बोला गया कि हांगकांग के साथ वो विशेष दर्जा अब नहीं रहेगा, वो ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि
चीन है जो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो लागू करने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इससे चीन उसी मोड में चला गया है जिस तरह से उसने पहले टैंकों से कुचलकर डेमोक्रेसी के समर्थकों की आवाज़ को दबाई थी। तो हांगकांग को लेकर ये मामला जब उठा तो उसके बाद चीन के पसीने छूटने लगे और उसी के साथ साथ ताइवान के साथ भी भारत का संबंध थोड़ा मधुर हुआ और विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने भी ताइवान का समर्थन किया। इसके कारण चीन को लगने लगा कि जिस तरह पीओके, पाकिस्तान और उसके साथ साथ अक्साई चीन में हम ये गंभीर मामला उठाते हैं और पाकिस्तान का सहयोग करते हैं, उसी तरह भारत भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति चेंज कर लिया है। और अब अगर हम पाकिस्तान और पीओके का मामला उठाएंगे तो हांगकांग और ताइवान इससे बच नहीं पाएगा। भारत भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और यही कारण है कि धीरे धीरे चीन के पसीने छूटने लगे। उस समय जब चीन को लगने लगा था कि एक तरफ तो अमेरिका है जो भारत के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ रूस हो सकता है कि भारत के खिलाफ आ जाए, लेकिन भारत की यही कूटनीति ने रूस को भी भारत के नज़दीक कर दिया और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीति काम आई। दोनों ने बातचीत की थी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 जो वैश्विक जो आर्थिक महाशक्तियों का देश है उसको विस्तार देने की ज़रूरत है और उस विस्तार में चीन के अलावा 4 देशों का नाम लिया गया, क्योंकि चीन को उसमें लाया नहीं गया और 4 देश जो थे उसमें से 3 देश पहले से ही चीन के खिलाफ हैं। 3 देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। इन तीनों के अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया वो था रूस की तरफ और यही आधार बना कि रूस भी अब इस गुट में शामिल हो गया, क्योंकि रूस अब उस कोल्ड वार की मानसिकता से बाहर निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि अब हम अमेरिका के साथ उसी तरह से तनावपूर्ण संबंध बनाए रखें। हालांकि पूरी स्थितियां नहीं बदल सकती, लेकिन भारत ने रूस और अमेरिका को थोड़ा नज़दीक लाने में अहम भूमिका निभाई। और इसी बीच जब G7 के विस्तार की बात हुई तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने रूस के राजदूत से बात की और उस राजदूत से बात करने के समय एक तरफ तो LAC पर बढ़ते तनाव की चर्चा की तो दूसरी तरफ G7 के विस्तार को लेकर उन्होंने चर्चा कर डाली। ये 2 ऐसे मामले थे जो बिल्कुल उलझे हुए थे और एक साथ आगे बढ़ने वाले थे। एक तरफ विश्व की आर्थिक महाशक्तियां एक ओर आ रही है जिसमें G7 का विस्तार करके G10 या G11 बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ चीन को G11 से बाहर करके यहां पर उसी मुद्दे को LAC के पास लाया गया। यानी अगर चीन को अलग थलग करना है तो उसके पड़ोसियों के साथ उसे अलग करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसके आंतरिक मामलों में भी उसी तरह से दखलंदाजी करना पड़ेगा जिस तरह चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है और पीओके को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उसी तरह की रणनीति इस बीच बनाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरी कूटनीति से जो 100 देश से ज़्यादा देश भारत के समर्थन में आए और चीन को अंदर खाने से इस बात की जानकारी मिलने लगी कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इसके साथ साथ ब्राज़ील, रूस, हर जगह से भारत को समर्थन मिल रहा है, तो चीन को लगने लगा कि सबसे बेहतर उपाय यही है कि अब धीरे धीरे इस विवाद को शांत किया जाए और भारत को किसी न किसी तरह से इसके लिए उकसाया न जाए। और फिर ये वार्ता जो सैनिक लेवल पर चल रहा था, टेंशन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोनों की सेनाएं आपस में टकरा जाएगी, वो अब टेबल पर आ गया। अब वार्ता करने के लिए चीन ने ही पहल करनी शुरू कर दी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के बीच ये चल रहे तनाव को ख़त्म कर देंगे। और शांति की बात चीन के मुंह से शोभा नहीं देता है, शांति की बात तो उसकी एक मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में भी चीन शांति की बात कर रहा है और ये बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत की है। इसलिए चीन को धीरे धीरे जिस तरह से डोकलाम में 73 दिन के बाद चीन वापस लौटा था और अपनी मुंह की खाई थी, उसी तरह से LAC के पास से भी वो वापस लौटेगा और उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी के कारण अब
चीन को ये बड़ा सबक मिलेगा। ऐसे सबक है चीन के लिए जो बाद में चीन कभी भी ऐसी गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।